तो दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के विषय में। दोस्तों ये वो टॉपिक है जो आपके रीट एसएसटी के सिलेबस में नया जोड़ा गया है। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी राजस्थान के राठौड़ वंश के विषय में। आज हम बात करने वाले हैं आमेर के कछवाहा वंश के विषय में। दोस्तों हम केवल उन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे या केवल हम उन्हीं बिंदुओं को छूने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना जरूरी है, और हम केवल फोकस रखेंगे उन्हीं बातों पर और उन प्रश्नों पर जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। वैसे तो दोस्तों काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये 2-3 दिन में ख़त्म होने वाला टॉपिक है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि ये एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए और वो जो सारी बातें आपके लिए जानना जरूरी है आप जान लें। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि कछवाहों को जो है किनका वंशज माना जाता है। तो कछवाहों को भगवान श्री राम, जो हमारे श्री राम भगवान हैं, उन्हीं के पुत्र कुश का वंशज स्वीकार किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके वंशज हैं तो ये कुश के वंशज हैं। कुश कौन से? श्री राम के पुत्र लव और कुश का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और जो नाम हमें यहाँ पढ़ने को मिलता है वो है रघुवंश तिलक। ये कहा गया है 1612 के आमेर के लेख के अंदर। कछवाहों को रघुवंश तिलक कहा गया है। सूर्यमल मिश्रण भी जो है कछवाहों को रघुवंशीय शासक कुर्म का वंशज मानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सूर्यमल मिश्रण किसका वंशज मानते हैं तो रघुवंशीय शासक कुर्म का वंशज मानते हैं। यहाँ से कुछ सामान्य सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दुल्हे राय की बात करते हैं दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कछवाहा वंश के संस्थापक या ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी तो उसमें दुल्हे राय का नाम आता है। तो दुल्हे राय ने 1137 ईस्वी में ग्वालियर से, कहाँ से आए थे? ग्वालियर से आकर दौसा के मीणों और बड़गुजरों को पराजित किया और नवीन ढूंढाड़ राज्य की स्थापना जो है इनके द्वारा की गई थी। तो दुल्हे राय ने किसकी स्थापना की थी? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी 1137 ईस्वी के अंदर। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों धोला राय या दुल्हे राय जो था, इनके बचपन का नाम तो तेजकर्ण था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि दुल्हे राय का जो मूल नाम क्या था या बचपन का नाम क्या था तो वो तो तेजकर्ण था, लेकिन इन्हें धोला राय कहा जाता था इसलिए क्योंकि ये बहुत ही देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, इसलिए इन्हें धोला राय कह करके पुकारा जाता था दोस्तों। दुल्हे राय के ही वंशज थे कोकिल देव। कोकिल देव जो है 1207 में मीणों को परास्त करते हैं और आमेर को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो यहाँ देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो दुल्हे राय के द्वारा की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए आमेर को राजधानी किसने बनाया तो दुल्हे राय के ही वंशज थे कोकिल देव, जिन्होंने मीणों को परास्त किया और आमेर को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों तो इसी वंश के नरु ने नरुका शाखा की और शेखा ने शेखावत शाखाएं प्रारंभ की थी, प्रचलित की थी दोस्तों। शेखा का जो राज्य है वो अभी जिस शेखावाटी की बात अपने करते हैं तो शेखा का राज्य जो है वो शेखावाटी कहलाता है। इसी वंश के थे नरु, जिन्होंने नरुका शाखा चलाई, और शेखा जो थे उन्होंने शेखावत शाखाएं प्रारंभ की थी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे अपनी बात करते हैं पृथ्वीराज कछवाहा के विषय में, जो आगे के वंशज थे। ये जो है खानवा के युद्ध में सांगा, और किस नाते? क्योंकि ये सांगा के सामंत थे, तो सांगा के पक्ष में बाबर के विरुद्ध युद्ध इनके द्वारा किया गया था। तो खानवा के युद्ध में ये भी भाग लेने वाले थे पृथ्वीराज कछवाहा, और घायल सांगा को युद्ध स्थल से अपने संरक्षण में बसवा यानी दौसा लाए थे दोस्तों। ये हमने पढ़ा था उस समय सांगा को कि सांगा को वहाँ से कहाँ लाया गया था? बसवा लाया गया था दोस्तों। तो उसके अंदर ये भी शामिल थे पृथ्वीराज कछवाहा। तो खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले ये व्यक्ति थे पृथ्वीराज कछवाहा। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं पृथ्वीराज कछवाहा को और किस लिए जाना जाता है। इन्होंने 12 कोठड़ी या कोठड़ी जो प्रथा है, जो व्यवस्था है, उसको चलाया था। इसने आमेर को जो है अपने 12 पुत्रों में बांट दिया था दोस्तों, बराबर बांटा था, इसलिए इसे 12 कोठड़ी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 12 कोठड़ी व्यवस्था जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी तो पृथ्वीराज कछवाहा के द्वारा इसे शुरू किया गया था दोस्तों। 1527 में क्या होता है? पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उसके ज्येष्ठ पुत्र भीमदेव के बजाय उसका छोटा पुत्र जो है पूर्णमल, वो अपनी माँ कालीबाई की मदद से शासक बनता है। और ये कालीबाई कौन थी? बीकानेर के लूणकर्ण की पुत्री थी दोस्तों। पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है तो जो उसका बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ जो पुत्र था भीमदेव। देखिएगा उस समय ये माना जाता था कि जो समझदार कौन है, जो दुनिया में पहले आया है वो ज़्यादा समझदार है, इसलिए बड़े पुत्र को ही ये अधिकार मिलता था, सत्ता जो है उसी के पास में आती थी दोस्तों। लेकिन पूर्णमल जो है वो इस समय शासक बन जाता है। भीमदेव
जो है फिर पूर्णमल को 1533 में हरा देता है और वापस जो है अपनी गद्दी को प्राप्त कर लेता है दोस्तों। इसके बाद में हम इम्पोर्टेंट शासक की तरफ आते हैं और बिल्कुल हम उन्हीं शासकों की बात करेंगे जो प्रश्नों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड अपनी बातें कर रहे हैं और परीक्षा में बहुत ज़्यादा दिन नहीं है दोस्तों, इसलिए हम बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे। भारमल और बिहारीमल, भारमल या फिर बिहारीमल की बात करें तो देखिएगा इनके बारे में जो आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पहले राजस्थानी शासक थे जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो पहले राजस्थानी शासक कौन थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो वो भारमल या फिर बिहारीमल थे। और 1562 के अंदर इन्होंने अपनी बेटी हरखाबाई यानी मानमती भी कहा जाता है, इसका विवाह अकबर के साथ में किया था दोस्तों। कुशवाहा कुल ही एक ऐसा वंश था जिसने मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2-3 प्रश्न आपसे अच्छे प्रश्न बनते हैं कि सबसे पहले मुगलों से जो है अधीनता स्वीकार करने वाले भी यही थे और वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले भी कौन थे, यही व्यक्ति थे दोस्तों। भारमल ने दिसंबर 1556 में मजनू खां के सहयोग से अकबर से मुलाकात की थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। जहांगीर किसका पुत्र था, हरखाबाई का ही बेटा था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं राजा भगवान दास के विषय में, जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है 1573 से जो 89 का टाइम है इनका। भगवान दास या भगवंत दास भारमल का बेटा था और भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई यानी देखिए मनभावनी भी कहा जाता है, इसका विवाह शहजादा सलीम जिसे जहांगीर भी कहते हैं उसके साथ में किया था दोस्तों। और मानबाई को सुल्तानिसा की उपाधि दी गई थी दोस्तों। बाद में ये परंपरा थी, ये शादी विवाह वाला कार्यक्रम जो है इनका बाद में भी चलता रहता है दोस्तों। तो राजा भगवान दास ने भी आगे इसी परंपरा को बढ़ाया और अपनी बेटी मानबाई का विवाह जो है शहजादा सलीम के साथ में किया था। इसके बाद में दोस्तों ये अकबर के नौरतनों में भी शामिल थे भगवान दास। आगे दोस्तों बात करें खुसरो जो है, अमीर खुसरो जो है वो मानबाई का ही बेटा था। पंजाब का सूबेदार रहते हुए लाहौर के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु, लाहौर में, जब वो पंजाब के क्या थे, सूबेदार थे दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं राजा मान सिंह के विषय में, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जानने आवश्यक हैं। देखिएगा ये जो हैं वो भगवंत दास के पुत्र थे। हल्दी घाटी के युद्ध में ये अकबर के सेनापति भी रहे थे दोस्तों। भगवंत दास के बेटे थे और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेनापति रहे थे। हमने महाराणा प्रताप के समय भी इनको देखा था। आमेर के कछवाहा शासकों में अगर आपसे ये पूछा जाए सर्वाधिक प्रतापी और महान राजा कौन थे, तो यही व्यक्ति सबसे ज़्यादा महान राजा हुआ करते थे। मान सिंह ने 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा की थी। कितने वर्षों तक दोस्तों, 52 वर्षों तक इनकी सेवा की थी। 1576 के अंदर हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसमें इसने शाही सेना का नेतृत्व किया था दोस्तों। इसके कुछ पर्सनल कारण भी थे जिनके विषय में तो अपने अभी बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको इन्होंने मांग के लिया था कि अगर कभी प्रताप के विरुद्ध अभियान चलाए तो इसका नेतृत्व करने का मौका मुझे मिलना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा अकबर जो है उसने उसे फर्जंद यानी पुत्र और राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि भी दी है और फर्जंद यानी पुत्र की उपाधि भी अकबर के द्वारा दी गई है। ये अकबर के नौरत्नों में शामिल था। इसके बाद में दोस्तों मान सिंह खुद एक कवि भी था, विद्वान भी था, साहित्य प्रेमी भी था और बहुत सारे विद्वानों का आश्रयदाता भी हुआ करता था, यानी ये कला और साहित्य से संबंधित था। शीला देवी जो आमेर में है, जगत शिरोमणि आमेर में है, गोविंद यानी वृंदावन मंदिर उसी मान सिंह ने ही बनवाए थे। ये सारे के सारे जो हैं वो मान सिंह के द्वारा बनवाए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं जयसिंह प्रथम या फिर मिर्जा राजा जयसिंह के विषय में। मिर्जा राजा जयसिंह तो इसने जो है 3 मुगल बादशाहों का काल देखा था, वहाँ पर सेवाएं दी थी। ये क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को अपनी सेवाएं दी थी दोस्तों। उसने औरंगजेब की तरफ से शिवाजी को संधि के लिए बाध्य किया था और इतिहास में इसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, एक तो पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 में, ये पूछा जाता है। करवाने वाले कौन थे, जयसिंह या फिर अपने इसको मिर्जा राजा जयसिंह कहते हैं। और किस किस के मध्य में है, तो शिवाजी के साथ में ये संधि की गई थी। औरंगजेब की तरफ से जो है शिवाजी के साथ में ये संधि की गई थी दोस्तों। और इसकी योग्यता से प्रसन्न होकर ही शाहजहां ने उसे मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। नाम तो जयसिंह था लेकिन इन्हें उपाधि दी गई थी मिर्जा राजा जयसिंह की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिर्जा राजा जयसिंह की उपाधि किसने दी थी, मिर्जा राजा की उपाधि देने वाले थे शाहजहां। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी।
ये नाम आपने सुना होगा बिहारी सतसई का भी और कवि बिहारी का भी। बिहारी जो थी जिन्हें एक दोहे पर एक अशरफी मिला करती थी, तो ये भी इन्हीं के दरबारी कवि थे, मिर्जा राजा जयसिंह के। बिहारी का भांजा कुलपति मिश्र भी बड़ा विद्वान था, इसने 52 ग्रंथों की रचना की थी और ये भी जयसिंह का दरबारी कवि था। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कुलपति मिश्र जो है वो किसका दरबारी कवि था, तो वो मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी कवि हुआ करता था। इसके बाद में दोस्तों जयसिंह की मृत्यु की बात करें तो बुरहानपुर जो है वहाँ पर इनकी मृत्यु होती है। फिर हम बात करते हैं जयसिंह द्वितीय या फिर सवाई जयसिंह के विषय में। दोस्तों इनका वास्तविक नाम देखिए विजय सिंह था, लेकिन जय सिंह को विजय सिंह बना दिया जाता है और विजय सिंह को जय सिंह कह दिया जाता है। ये अपनी अपनी योग्यताएं थी जिसके कारण नाम परिवर्तित हो गए। दोस्तों औरंगजेब ने उसकी वाक्पटुता से प्रभावित होकर उसकी तुलना जयसिंह प्रथम से की और उसे जयसिंह से भी अधिक योग्य बताया, सवाया माना और मान करके ही विजय सिंह का नाम बदलकर सवाई जयसिंह कर दिया। तो देखिएगा औरंगजेब ने ऐसा कार्य किया था जब उसने ये देखा कि ये तो पहले वाले जो जयसिंह से हैं उनसे भी सवाया है, तो फिर उसे सवाई जयसिंह कहा गया, जबकि नाम उसका क्या था, विजय सिंह था। दोस्तों तो इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं सवाई जयसिंह की बात करें तो इन्होंने मुगलों के लिए 3 बार मराठों से युद्ध किया था। इतना कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट तो नहीं है, लेकिन आगे जो हुरडा है ये थोड़ा सा हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय से मिलकर 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुरडा भीलवाड़ा में राजस्थान के राजपूत राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया, जिसका उद्देश्य था सामूहिक शक्ति द्वारा मराठा आक्रमण को रोकना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एक तो हुरडा सम्मेलन कब होना निश्चित था, 1734 में। कहाँ, भीलवाड़ा हुरडा के अंदर हुरडा स्थान है, जगत सिंह द्वितीय से मिलकर के ये कार्य किया गया था। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि मराठा आक्रमणों से ये तंग आ चुके थे, तो उनको सामूहिक शक्ति के द्वारा उनका जो है प्रतिरोध करने के लिए ये किया गया था हुरडा सम्मेलन, लेकिन ये फेल हो जाता है। दोस्तों सवाई जयसिंह जो थे संस्कृत, फारसी, गणित और ज्योतिष के प्रकांड खुद भी बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, इसलिए इन्हें ज्योतिष शासक भी कहा जाता है सवाई जयसिंह को। इन्होंने देखिए एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना भी की थी। ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सी है? जयसिंह कारिका एक क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है जिसकी रचना सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जीज मोहम्मद शाही भी इन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी। तो जीज मोहम्मद शाही और जयसिंह कारिका जो हैं वो दोनों इन्हीं से संबंधित है। दोस्तों अब इसने जंतर मंतर बनवाए थे। जयपुर का तो आपको याद ही होगा, लेकिन 5 हैं ये ऐसी वेधशालाएं, शौर वेधशालाएं हैं, जिसमें से एक तो जयपुर में है, दिल्ली में है, बनारस में, उज्जैन है और मथुरा में है। यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सी ऐसी वेधशाला है, शौर वेधशाला है जिसका निर्माण जो है वो सवाई जयसिंह के द्वारा नहीं करवाया गया है? तो इनमें सबसे बड़ी जो है वो जयपुर वाली है। दोस्तों देखा होगा आपने, अमूमन हर व्यक्ति का जयपुर चक्कर लग ही चुका होगा, नहीं लगा है तो इस बार कभी जाओ तो जरूर देख करके आना इसको। दोस्तों इन्होंने जयपुर नगर की स्थापना की थी। कौन सा नगर बसाया था? जयपुर, 1727 के अंदर। अब आपसे पूछा जाता है कि जयपुर नगर का वास्तविक या प्रधान वास्तुकार कौन था, तो वो था पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, जो है इनके वास्तुकार माने जाते हैं। दोस्तों इसने और क्या निर्माण करवाया? नाहरगढ़ दुर्ग का जयनिवास महल है, उनका निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था। सवाई जयसिंह के समय ही आमेर राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। अगर हम कहें इसका कछवा वंश का एक बहुत अच्छा काल इनके समय में गुजरा था। दोस्तों और सवाई जयसिंह ऐसे अंतिम शासक माने जाते हैं जिन्होंने 1740 में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करने वाला जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो वो सवाई जयसिंह था। 1740 की बात इनकी आती है। इसके बाद में दोस्तों जयपुर के जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। किसने की थी? जयपुर के जगत सिंह के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की गई थी। जयपुर के जो राजा हैं उनकी छतरियाँ जो हैं वो गेटोर की छतरियाँ कहलाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए गेटोर की छतरियाँ कहाँ हैं, जयपुर के राजाओं की छतरियाँ ये मानी जाती हैं। दोस्तों फिर हम बात कर लेते हैं सवाई ईश्वरी सिंह के विषय में। तो ईश्वरी सिंह जो है इनके समय में हुआ था राजमहल का युद्ध। कौन सा युद्ध है दोस्तों? राजमहल का युद्ध 1743 में टोंक में हुआ था। भाई माधो सिंह ने मराठों व कोटा बूंदी की संयुक्त सेनाओं के साथ ईश्वरी सिंह से युद्ध किया था। इसमें ईश्वरी सिंह विजयी होता है और इसके उपलक्ष्य में ईसर लाट का निर्माण करवाता है, जिसे हम सरगासुली के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों तो देखिएगा ईश्वरी सिंह
के साथ में जो युद्ध हुआ, राजमहल का युद्ध था, किसके द्वारा? भाई माधो सिंह के द्वारा, और इसमें शामिल थे मराठे और कोटाबंदी की संयुक्त सेना, जिनके द्वारा इसको पराजित किया गया था। मराठों के आक्रमण से अंततः ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। ये मराठों के आक्रमण बार बार होते रहते हैं, इनसे इतना पैसा मांगा जाता है कि अंत में तंग आकर के ये आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसमें भी काफ़ी सारी कहानियां हैं जिनकी चर्चा हम चाहकर भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप आरएएस की तैयारी करेंगे तो तब अपने उनके बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छे से सारी कहानियों को भी सुनेंगे और बड़े मज़े से हम उसको पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी तो परीक्षा नज़दीक है तो फोकस अपने बिल्कुल पॉइंट्स पर ही रखेंगे। तो सवाई माधो सिंह प्रथम की भी बात कर लें हम, तो ये जो है माधो सिंह के समय में राजा बनने के बाद जयपुर में मराठा सैनिकों ने उपद्रव मचाया था, जिससे नाराज होकर जयपुर वासियों ने मराठों का कत्लेआम कर दिया था। ये इनके समय का जरूरी चीज आती है। इसके अलावा मुगल बादशाह द्वारा रणथंभौर किला माधो सिंह को देने से नाराज होकर 1761 ईस्वी में कोटा महाराजा ने भटवाड़ा के युद्ध में जयपुर की सेना को हराया था। तो भटवाड़ा के युद्ध में जयपुर की सेना हारी थी दोस्तों। मुगल बादशाह द्वारा जो रणथंभौर का किला है वो माधो सिंह को दे दिया गया, इससे वो नाराज हो गए और 1761 में कोटा महाराजा जो है वो भटवाड़ा के युद्ध में जयपुर की सेना को हराते हैं। इसके बाद में दोस्तों सवाई माधो सिंह के द्वारा एक जैसे 9 महल बनाए गए थे 9 पासवानों के लिए, जो कि नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें तो मोती डूंगरी पर महलों का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया है। 1763 में रणथंभौर के पास सवाई माधो सिंह है, तो सवाई माधोपुर जो है वो इन्हीं के द्वारा बसाया गया नगर है। फिर हम बात कर लेते हैं सवाई प्रताप सिंह, जो कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में काफ़ी जाने जाते हैं। हवा महल का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था, जिसमें से 953 खिड़कियां मानी जाती है। एक श्री कृष्ण के मुकुट की तरह इनकी आकृति है दोस्तों। मराठा सेनापति महादजी सिंधिया को तुंगा के युद्ध में इनके द्वारा हराया गया था, ये भी याद रखिएगा, तुंगा का युद्ध। जीवन भर युद्धों में रहने के बाद भी कला को ये आश्रय देते हैं और स्वयं ने ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचना भी की थी। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए और बहुत बार पूछा भी जाता है कि ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचना करने वाले जो हैं सम्राट हैं वो कौन थे, तो वो थे सवाई प्रताप सिंह। जयपुर में संगीत सम्मेलन करवाकर राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किसके द्वारा करवाई गई? प्रताप सिंह के द्वारा करवाई गई थी। ये बहुत बार आता है, गुणीजन खान या फिर गुणीजन बाईसी इन्हीं के दरबार में थे, जिसे गंधर्व बाईसी के नाम से भी जानते हैं। कलाकारों के रूप में ये देखिए रखे जाते थे, गुणीजन खान कहते थे हम इसे। तुंगा का युद्ध जिसको हमने पीछे भी डिस्कस किया था, तो इसको आपको याद रखना है, 1787 का। इसका कारण मराठों द्वारा जयपुर में लूटमार करना और कर संबंधी विवाद था। इसमें मराठा सेना की पराजय होती है दोस्तों। पाटन का युद्ध ये भी याद रखिएगा, इसमें प्रताप सिंह पराजित हो जाते हैं। मराठा सेना का नेतृत्व जो है वो डी बोई नामक फ्रांसीसी सेनापति के द्वारा किया गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों सवाई राम सिंह के विषय में। सवाई राम सिंह जो है इनका राज्याभिषेक 1851 में हुआ था। इसने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। अगर आपसे पूछा जाए जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने वाले कौन थे, तो यही व्यक्ति थे दोस्तों। इनके काल में जयपुर की खूब तरक्की होती है। 1857 की क्रांति में राम सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी, इसलिए उसे सितारे हिंद की उपाधि भी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों 1869 के अंदर वायसराय के परिषद का सदस्य भी इन्हें बनाया गया था। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान में अल्बर्ट हॉल का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था दोस्तों, करवाया गया था। तो काफ़ी निर्माण कार्य जो हैं अंग्रेजों के समय में इनके द्वारा करवाए गए थे। इन्हीं के शासनकाल में जयपुर के अंदर महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। तो महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज जो है वो इन्हीं के समय बने हुए स्वीकार किए जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कछवाहा वंश, और कछवाहा वंश से संबंधित सभी जरूरी बातें हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है। जरूरी तो इतना ही है दोस्तों, इसके अलावा हम कितना भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 4 जो इम्पोर्टेंट वंश हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। 1-2 छोटे वंश और भी हैं जिनका शासन जो है वो थोड़े एरिया पे था, उनके विषय में भी अपनी बात करेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।